हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल वेल्डर एग्जाम ब्लॉग पर। तो चलिए शुरू करते हैं। तांबे के किस गुण के कारण पूर्व तापन की आवश्यकता होती है? हाई थर्मल कंडक्टिविटी, हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई एक्सपेंशन, हाई डक्टिलिटी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हाई थर्मल कंडक्टिविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, E6013 इलेक्ट्रोड की कोडिंग प्रदर्शित करती है? IS, ISO, AWS, BS। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, AWS। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पॉट वेल्डिंग में शीट की मोटाई के अनुसार इलेक्ट्रोड का व्यास होगा? √T, T 1.5, √T 2 √T। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, √T। ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम में मेटल कट किसके द्वारा होता है? एवापोरेशन, ऑक्सीडेशन, इंटेंसिव ऑक्सीडेशन, नॉन ऑफ दीज। तो ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम में जो कटिंग होती है वो इंटेंसिव ऑक्सीडेशन के द्वारा होती है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। सोल्डरिंग में प्रयोग बाइंडिंग वायर किसका बना होता है? कॉपर, एल्यूमिनियम, सॉफ्ट आयरन, माइल्ड स्टील। तो बाइंडिंग वायर जो होता है वो सॉफ्ट आयरन का होता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ब्रेजिंग इज द प्रोसेस ऑफ जॉइनिंग प्लास्टिक शीट और सोल्डरिंग यूजिंग ब्रश स्पेल्टर, केसिंग इन ब्रास, नॉन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आर्ट सोल्डरिंग यूजिंग ब्रश स्पेल्टर। टी जोड़ वेल्डिंग के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन है, जहां अत्यधिक वजन का सामना करना पड़ता है तथा ऊपरी सतह समतल हो, इसका उपयोग धातु के दो टुकड़ों को लंबवत जोड़ने में होता है। यह वहाँ उपयोगी है जहाँ अनुदैर्ध्य अपरूपण उपस्थित हो, इसका उपयोग धातु के दो टुकड़ों के रिवेट जोड़ में करते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यह वहाँ उपयोगी है जहाँ अनुदैर्ध्य अपरूपण उपस्थित हो। नलिका के भीतर बेकिंग रिंग का उपयोग किसके निर्माण में किया जाता है? बट वेल्ड, फ्लैट वेल्ड, स्लीव वेल्ड, सॉकेट वेल्ड। तो बेकिंग रिंग का उपयोग करते हैं तो बट वेल्ड में करते हैं। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। वाष्प को ले जाने वाली नलिका के लिए निम्न में से कौन से जोड़ उपयुक्त होंगे? फ्लैंज, थ्रेडेड, वेल एंड स्पिगोट, एक्सपेंशन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एक्सपेंशन। वट जलाई जोड़ की स्थिति में जाल का आकार क्या होना चाहिए? जाल की प्लेट का दोगुना, जाल की प्लेट का आधा, जाल की थ्रोट का आधा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जाल की थ्रोट का आधा, ऑप्शन सी। धातु से धातु का ज्वाइंट का उपयोग के अधीन किया जाता है? अत्यधिक दाब, अत्यधिक ताप, अत्यधिक ताप व दाब, तीव्र कंपन। तो धातु से धातु के ज्वाइंट का उपयोग किया जाता है अत्यधिक दाब, ऑप्शन ए। प्लग वेल्ड ज्वाइंट का उपयोग कहाँ किया जाता है?
जहाँ लंबवत अपरूपण उपस्थित हो, जहाँ सर्वर लोडिंग का सामना करना हो एवं ऊपरी सतह समान तल पर हो। रिवेट संयोजन धातु की तरह समान प्रकार के टुकड़ों को जोड़ना हो। प्लग वेल्ड संयोजन जैसा कुछ नहीं होता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रिवेट संयोजन धातु की तरह समान प्रकार के टुकड़ों को जोड़ना हो। जोगल वेल्ड जॉइंट का उपयोग कहाँ किया जाता है? जहाँ लंबवत अपरूपण उपस्थित हो, जहाँ सर्वर लोडिंग का सामना करना हो एवं ऊपरी सतह समान तल पर हो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जहाँ सर्वर लोडिंग का सामना करना हो एवं ऊपरी सतह समान तल पर हो। आसंजक बॉन्डिंग के लिए सबसे अच्छा जोड़ होता है वट, फ्लैट, लैप, स्पॉट। तो आसंजक बॉन्डिंग के लिए लैप जॉइंट होता है। डीसी वेल्डिंग में स्ट्रेट फॉल्डरी का परिणाम क्या होता है? कम निक्षेपण दर, कम निवेश, वर्कपीस कम गर्म होना, छोटा वेल्ड पुल। तो स्ट्रेट फॉल्डरी का जो परिणाम होता है वो कम निक्षेपण दर होता है। ऑप्शन ए। कौन से सेट स्थायी आर्क के लिए मुख्यतः प्रयोग होता है? डीसी जनित्र सेट, मोटर जनित्र सेट, एसी जनित्र सेट, नॉन ऑफ दिस। तो स्थायी आर्क के लिए मोटर जनित्र सेट प्रयुक्त होता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आर्क वेल्डिंग में उत्पन्न तापमान कितना होता है? 3500, 5000 डिग्री सेंटीग्रेड, 8000 डिग्री सेंटीग्रेड, 3600 से 4000 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 3600 से 4000 डिग्री सेंटीग्रेड। इसमें ऑप्शन में 3600 से 4000 ये दोनों नहीं आएंगे, लेकिन एक ही आएगा। 3600 आ सकता है, 4000 आ सकता है और उसके बीच में भी आ सकता है। तो इसका हमें इसमें 3600 से 4000 के बीच में जो भी होगा वो टिक मार्क करना है। कार्बन इलेक्ट्रोड के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग करते हैं? एसी वेल्डिंग सेट, रेक्टिफायर, मोटर जनरेटर, DCEN या DCSP के साथ डीसी वेल्डिंग सेट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, DCEN, डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड नेगेटिव या स्ट्रेट पोलरिटी। आर्क वेल्डिंग में कोटेड इलेक्ट्रोड रॉड एवं कोटेड समान रूप से पिघलते हैं। कोटिंग पहले एवं इलेक्ट्रोड बाद में। ध्रुवता पर निर्भर करता है, रॉड पहले एवं कोटिंग बाद में पिघलती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रॉड पहले एवं कोटिंग बाद में पिघलता है। किस वेल्डिंग सेट में आरंभिक लागत ज़्यादा होती है? डीसी जनरेटर सेट, मोटर जनरेटर सेट, एसी जनरेटर सेट, एसी ट्रांसफार्मर। तो आरंभिक जो लागत होती है वो डीसी जनरेटर सेट में होती है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। वेल्डिंग केवल निर्भर करता है इलेक्ट्रोड साइज पर, वेल्डिंग मशीन पर, ए व बी दोनों पर, इनमें से कोई नहीं। तो वेल्डिंग जो केवल निर्भर करता है वो इलेक्ट्रोड के साइज पर करता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। एसी वेल्डिंग सेट का निम्न में से कौन अलाभ है? लौह धातुएं आसानी से वेल्ड की जा सकती हैं, लौह धातुएं आसानी से वेल्ड नहीं की जा सकती, लौह और अलौह धातुएं आसानी से वेल्ड नहीं की जा सकती हैं, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लौह धातुएं आसानी से वेल्ड नहीं की जा सकती। ये इसकी हानि है। वेल्डिंग दस्ताने सामान्यतः बनाए जाते हैं
पीवीसी, लेदर, क्रोम लेदर, नॉन ऑफ दीज। तो जो वेल्डिंग ग्लव्स होते हैं वो क्रोम लेदर के होते हैं। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, आर्क वेल्डिंग में कोटेड इलेक्ट्रोड प्रयुक्त होता है, यह नहीं है सिवाय वेल्ड की वातावरण से सुरक्षा, आर्क को स्थिर रखना, एक मिश्र धातु तत्व, प्रदूषण से इलेक्ट्रोड को बचाना। तो जो इलेक्ट्रोड पर जो कोटिंग होती है उसका क्या कारण नहीं होता? प्रदूषण से इलेक्ट्रोड को बचाना। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। वेल्डिंग इकाइयाँ किस शक्ति घटक पावर फैक्टर प्रकार करती हैं? 0.3, 0.6, 0.8, 0.9। तो वेल्डिंग इकाइयाँ पावर फैक्टर है तो उनका 0.3 होता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आर्क वेल्डिंग में आर्क को के द्वारा इलेक्ट्रोड और कार्यखंड के मध्य सृजित करते हैं। धारा के प्रकार, वोल्टेज, पदार्थ की विशेषता, संपर्क प्रतिरोध। तो आर्क वेल्डिंग में जो आर्क को इलेक्ट्रोड और कार्यखंड के मध्य सृजित करते हैं वो संपर्क प्रतिरोध के द्वारा करते हैं। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। एक रैखिक आर्क वेल्डिंग प्रक्रिया में प्रति यूनिट लंबाई के लिए ऊष्मादेह के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इसका सही आंसर है वेल्डिंग करंट, वेल्डिंग वोल्टेज, वेल्डिंग स्पीड, शक्ति स्रोत। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वेल्डिंग स्पीड के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तांबे की मिश्र धातु को टीआईजी आर्क वेल्डिंग करने में कौन सी पोलरिटी यूज करते हैं? डीसीएसपी, डीसीआरपी, एसी, नॉन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डीसीएसपी इज यूज। ओपन सर्किट वोल्टेज का मान कितना होता है? 18 से 40 वोल्ट, 60 से 110 वोल्ट, 100 से 125 वोल्ट, 130 से 170 वोल्ट्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 60 से 110 वोल्ट हम यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्क वेल्डिंग में रिवर्स पोलरिटी का सबसे ज़्यादा फायदा होता है। ओवरहेड वेल्डिंग, लैप जॉइंट की फ्लैट वेल्डिंग में, एज वेल्डिंग, वट जॉइंट की फ्लैट वेल्डिंग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ओवरहेड वेल्डिंग। आर्क वेल्डिंग में रिवर्स पोलरिटी का नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्क वेल्डिंग प्रचालन में विद्युत धारा के मान का निर्णय किसके द्वारा होता है? प्लेट की मोटाई, वेल्ड किए जाने वाले भाग की लंबाई, आर्क वोल्टेज पर, इलेक्ट्रोड के साइज पर। तो ये इलेक्ट्रोड के साइज पर ही होता है विद्युत धारा का जो हम उसमें चुनाव करते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इलेक्ट्रोड के साइज पर। डीसी वेल्डिंग में स्ट्रेट पोलरिटी का परिणाम क्या होता है? कम पेनिट्रेशन, कम निक्षेपण दर, वर्कपीस की कम हीटिंग, छोटा वेल्ड पुल। स्ट्रेट पोलरिटी का जो परिणाम कम निक्षेपण दर होता है, उसकी डिपोजिशन रेट कम होती है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आर्क स्थायित्व ज़्यादा बेहतर होती है एसी वेल्डिंग से, डीसी वेल्डिंग से, ए और बी दोनों से, विशेष रूप से तरंगित रूपों से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डीसी वेल्डिंग से। आज के इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चन काफ़ी हैं। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। हमारे इस नोट्स में लगभग 1000 क्वेश्चन के समथिंग हैं।
तो जो इसमें जो जितने भी क्वेश्चन हैं वो सब पहले BHEL है, गेल है, सेल है, ITI प्रशिक्षण अधिकारी की जॉब है, DRDO है, ऑर्डिनेंस है, इसरो वगैरह है। जितनी सेंट्रल गवर्नमेंट कंपनियां हैं तो उन्होंने ये क्वेश्चन सारे पहले पूछे गए हैं। तो हम इन्हीं की तैयारी करते रहेंगे। तो और जो एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन आते हैं तो वो सब ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। इसमें से जो क्वेश्चन इसमें जितने क्वेश्चन हैं वो सब पहले प्रीवियस क्वेश्चंस में दिए गए हैं। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।